हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स, जिसके अंदर हम इलोंगेशन और टर्मिनेशन फेज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के बारे में पढ़ा था, तो उसी को हम आगे फर्दर प्रोसीड करके चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलोंगेशन और टर्मिनेशन फेज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन की बात करते हैं, as we have studied that during transcription initiation abortive RNA synthesis occur. After abortive RNA synthesis, polymerase managed to escape from the promoter site and enter the elongation phase. अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैसे ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, और यहाँ से हमारा आरएनए की सिंथेसिस हो रही थी, जैसे कि ये हमारा एक आरएनए की सिंथेसिस है। तो वहां पे हमने देखा था कि जब हमारा आरएनए, जब ये हमारी प्रोसेस इनिशिएट हो रही थी, तो वहां पे हमारा जो पॉलीमरेज है उसने आरएनए की सिंथेसिस कर दी थी। लेकिन जब ये हमारा आरएनए की सिंथेसिस, जो हमारा ये आरएनए स्ट्रैंड है, वो हमारा अराउंड 10 बेस का बनता था, ठीक है, तो वो क्या हो जाती थी, हमारी जो इनिशिएशन प्रोसेस थी या फिर जो हमारी ये आरएनए सिंथेसिस थी, वो हमारी अबॉर्ट हो जाती थी, ठीक है, और दोबारा से वो हमारी रीइनिशिएट होगी, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा अराउंड 10 बेस का एक बेस यहाँ पे स्टैंड बन गया, ये यहाँ से क्या हो जाता था, डिटैच हो जाता था, ठीक है, और दोबारा फिर से यहाँ से क्या होगी, आरएनए की सिंथेसिस होती थी, ठीक है। तो जो हमारे ये अराउंड 10 बेस का एक स्टैंड है, वो हमारी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर जो हमारा पॉलीमरेज है वो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर लेगा, तो फिर उसके बाद जो हमारी प्रोसेस होगी, वो जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, वो इलोंगेशन फेज के अंदर एंटर कर जाएगी। यानी कि वहां से अब फर्दर हमारा अबॉर्शन नहीं हो पाए, यानी कि वहां से अब आरएनए सिंथेसिस का अबॉर्शन नहीं हो पाएगा, और वहां से हमारी जो इलोंगेशन फेज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक उस वहां पे हमारा जीन की सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाएगी और उसका टर्मिनेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। However, elongation phase start after the polymerase only after it managed to synthesize a transcript of a threshold length of 10 or more nucleotides. अभी हमने जैसे कि बताया ना कि हमारा जो 10 बेस है या फिर हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है या फिर एक थ्रेशोल्ड लेंथ रहेगी, कि अगर इस लेंथ को अगर हमारा पॉलीमरेज क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद वो इलोंगेशन फेज के अंदर एंटर कर जाएगा। ड्यूरिंग द प्रमोटर एस्केप, all interaction between polymerase and promoter element and the between polymerase and any रेगुलेटरी प्रोटीन ब्रेक्स। अब जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज होता था वो हमारा प्रमोटर के ऊपर बाइंड करता था, ये हमारी प्रमोटर साइट होती थी जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होना था। तो जैसे ही हमारा जो पॉलीमरेज होगा या फिर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी वो इलोंगेशन फेज के अंदर एंटर करेगी, तो जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज है अब उसको तो यहाँ पे प्रमोटर को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर स्केपिंग, जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये पॉलीमरेज है और जो हमारा ये प्रमोटर होगा, इनके बीच में जहां पे जो इंटरेक्शन होगी वो सारी की सारी ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो पॉलीमरेज होगा वो आगे फर्दर प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फॉर द प्रमोटर एस्केप प्रोसेस टू अकर, सिग्मा रीजन 3,4 लिंकर मस्ट बी इजेक्टेड आउट, विच लीड्स टू द वीक एसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर विद द इलोंगेशन एंजाइम। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये पॉलीमरेज था वो हमारा प्रमोटर स्केप कर रहा था, प्रमोटर को छोड़ के जा रहा था आगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा एक प्रमोट सिग्मा रीजन होता था, सिग्मा रीजन 3,4 लिंकर, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, वो हमारा यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाना चाहिए, यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। और जैसे ही हमारा यहाँ से रिमूव होगा तो हमारा यहाँ पे प्रमोटर स्केपिंग के लिए हमारा पॉलीमरेज तैयार हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो हमारा ये सिग्मा रीजन 3,4 रहता है, ये क्या करवाता है, ये हमारा प्रमोटर की पोलियन जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है या फिर हमारे जो न्यूक्लियोटाइड है, उन सभी चीजों को यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करके रखता था और उनकी एसोसिएशन को ये स्ट्रॉन्गर करता था। अब अगर हमारा यही रीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इन दोनों की, जो हमारा प्रमोटर है और जो हमारा पॉलीमरेज है, उनकी जो एसोसिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रमोटर स्केपिंग पॉसिबल हो पाएगी। After the promoter escape, the elongation phase of transcription begins and polymerase start to synthesize RNA strand by using the RNA. Only 8 or 9 nucleotides of the growing RNA chain remain base pair to the DNA template at any given time. The remainder of the RNA chain is peeled off. अब यह क्या है, हमने जैसे कि बताया था आपको कि जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है, तो वहां पे हमारा जो आरएनए स्ट्रैंड रहेगा ना, जो हमारा सिंथेसाइज हो रहा है, वो यूं नहीं है कि हमारा जब तक ये सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा पूरा ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड ही इसके साथ यहाँ पे बाइंड रहेगा। बल्कि क्या होता है कि जैसे जैसे ये हमारा आरएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे हमारा यहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, सेपरेट भी हो रहा है डीएनए के साथ से। तो यही चीज हमने यहाँ पे बताई है कि जो हमारा आरएनए स्ट्रैंड है वो हमारा डीएनए के साथ सिर्फ 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड से आपस में बाइंड रहेंगे, ठीक है। बाकी का हमारा जो स्ट्रैंड होगा वो क्या हो जाएगा, वहां से स्पील्ड ऑफ या फिर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा एक रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ से पे चल रही है, ये हमारा एक बबल फॉर्मेशन है, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो डीएनए स्टैंड है दोनों के दोनों वो अलग हो गए हैं, और यहाँ पे हमारा जो एक स्टैंड है वो किसकी तरह काम कर रहा है, टेम्पलेट की तरह, ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड हो गया। अब टेम्पलेट स्टैंड से हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिंथेसाइज हो रहा है वो तो हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्ड ऑफ हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये हमारा डीएनए स्टैंड से कंटिन्यू सेपरेट हो रहा है, और जो ये हमारे कुछ न्यूक्लियोटाइड है, जो हमारे 9 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे आरएनए के, वो हमारे जो डीएनए होगा उसके साथ बाइंड रहेंगे, ठीक है, और ये जो हमारे 9 बेस हम कह रहे हैं ना कि वो डीएनए के साथ बाइंड रहते हैं या फिर पेड़ फॉर्मेशन में रहेंगे, तो वो हमारे लगभग कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। यूं नहीं है कि ये हमारे कभी 9 है, कभी हमारे 15 हो गए, कभी हमारे 20 हो गए, कभी हमारे 5 हो गए, ऐसा नहीं रहता। ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे एक कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग में रहेंगे डीएनए के साथ, और उसके अलावा जो हमारा ये बबल भी है ना यहाँ पे, ठीक है, तो बबल भी के अंदर जो ये हमारे बेस रहेंगे वे भी हमारे कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया भी है, इन द इलोंगेशन स्टेज द एंजाइम एड्स वन न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम टू द ग्रोविंग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब ये हमारे जैसे कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड करेगा। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, जैसे कि हम ये हमारा क्या हुआ यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टोटल कितने हो गए, 9 बेस या फिर 9 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डीएनए के साथ अटैच है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा ऐड होने के लिए, तो हमारा पीछे से एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, या फिर इनकी जो बेस पेयरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे कितने बेस पेयर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ये हो गया, और एक हमारा यहाँ पे जाके ऐड होगा। तो जैसे कि ये हमारा पॉलीमरेज इसको यहाँ पे ऐड कर देगा, तो दोबारा से हमारे नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो हमारे दोबारा से यहाँ पे 9 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के साथ अटैच हो गए। इट मीन्स दैट द एंजाइम स्टेप फॉरवर्ड एज ए मोलिकुलर मोटर advancing in a single step is distance equivalent to a base pair for every nucleotide it adds to the growing RNA strand। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमारा डीएनए के ऊपर ऐसे मूव करेगा एक मोटर की तरह, ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ पे अभी हमारा पॉलीमरेज प्रेजेंट था, अब क्या होगा कि ये जब यहाँ पे एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा तो हमारा जो ये पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, ठीक है, और एक स्टेप का मतलब है यहाँ पे कि वो एक बेस पेयर आगे चला जाएगा। जैसे कि अब इसको यहाँ पे इसकी बाइंडिंग करवाई थी, इन दोनों की यहाँ पे बेस पेयरिंग करवा दी थी, अब जब ये नेक्स्ट वाले की करवाएगा तो ये क्या करेगा, फर्दर एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। जैसे ये हमारा ये पॉलीमरेज यहाँ पे पहुंचा, तो जब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा तो यहाँ पे उसकी वो बेस पेयरिंग करवा देगा, और साथ में हमारा जो ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ये हमारा पीछे से क्या होता जाएगा, बेस पेयरिंग को रिमूव भी करता जाएगा। It is important to note that during the elongation phase, the number of bases that are not paired in transcription bubble remains the same। अब यहाँ पे हमने जैसे बताया था ना कि हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा यहाँ पे, उसके अंदर हमारे जो सिंगल स्टैंड के बेसिस होंगे, जैसे कि हमारे ये सिंगल स्टैंड बेस है, वे हमारे कैसे होंगे, कॉन्स्टेंट रहते हैं, अराउंड 17 बेस पेयर, ठीक है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग। अब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसके पास प्रूफ रीडिंग एबिलिटी रहेगी। अब प्रूफ रीडिंग एबिलिटी का मतलब क्या है कि वो जो हमारा यहाँ पे बेसिस को या फिर न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड करेगा, तो वो हमारा उसी बेस को लेके आएगा ना जिसके लिए हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के अंदर बेस होगा, ठीक है। जिस तरीके से जब हमने रेप्लिकेशन को ही पढ़ा था तो वहां पे भी हमने देखा था ना कि डीएनए पॉलीमरेज के पास एक प्रूफ रीडिंग एबिलिटी रहती है, ठीक है, जिसको क्या करेगा वो कि जो हमारा करेक्ट बेस को ही वहां पे रेप्लिकेशन के अंदर ऐड करेगा। जैसे कि ये हमारे स्टैंड हो गए। अब अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अगर एडनिन है, जैसे हमारा यहाँ पे एडनिन हो गया, तो इसके अपोजिट यहाँ पे थाइमिन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होता था वो क्या करता था, इसी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रख रहा था, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या कर रहा था कि हमारे जब आरएनटीपीज और डीएनटीपीज अगर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं तो वो उनमें से इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूट करके सिर्फ डीएनटीपीज को ही रिप्लिकेशन के अंदर ऐड कर रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके पास भी एक प्रूफ रीडिंग एबिलिटी रहती है। वो हमारी दो टाइप की होती है। पहली अगर हम बात करें वो होती है पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस द एंजाइम यूजेस इट्स एक्टिव साइट टू कैटलाइज द रिमूवल ऑफ एन इनकरेक्टली इंसर्टेड राइबोन्यूक्लियोटाइड थ्रू द इन रीइनकॉर्पोरेशन ऑफ पीपीआई यानी कि पायरोफॉस्फेट। अब इसके मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारी एक आरएनए की सिंथेसिस चल रही है कंटिन्यू,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने डीएनए को नहीं दिखाया, हम सिर्फ आरएनए को सिंथेसाइज यहाँ पे कर रहे हैं और वो हमारी डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। अब जब हमारा यहाँ पे ये ऐड होना है तो क्या होता है, जैसे हमारा एक एंड के ऊपर कौन सा होगा, यहाँ पे 3' होगा और यहाँ पे आके हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड आएगा ये हमारा कौन सी पोजीशन के साथ इसके बाइंड करेगा, 5' के साथ। अब 3' पे हमारा कौन सा ग्रुप होता है, OH होगा और जो हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके पास 5' पे हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉस्फेट मिलता है। और फॉस्फेट हमारे नॉर्मली किस फॉर्म में होंगे, जब ये हमारा फ्री न्यूक्लियोटाइड आएगा वो हमारे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होंगे। अब ये जो हमारे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होती है इसमें से क्या होता है कि जो हमारा ये OH ग्रुप था ये हमारा इसके ऊपर अटैक करता था जिससे कि हमारा यहाँ पे पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे एक फॉस्फेट बचा जिससे हमारा यहाँ पे ये OH भी यहाँ पे रिमूव हो गया और ये हमारा यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो हमारी चेन है उसके साथ हमारा एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हो गया। इलोंगेशन प्रोसेस ऐसे चल रही है हमारी, ठीक है। जैसे कि हमारा ये डीएनए स्ट्रैंड था तो यहाँ पे हमारी जो डीएनए की आरएनए की सिंथेसिस है वो इस तरीके से कंटिन्यू चलती जा रही है। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे आके कहीं पे हमारी इनकरेक्ट बेस यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे कि ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है नीचे वाला, यहाँ पे हमारा एडेनिन। अब इसके अपोजिट यहाँ पे थाइमिन ऐड होना चाहिए था लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या ऐड हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाता है साइटोसिन। अब इस साइटोसिन को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो इस तरीके को किस तरीके से रिमूव करेगा, वो जो हमारा यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जब ऐड करेगा ना तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5-फॉस्फेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, 3OH है। तो ये क्या करता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा वो यहाँ पे इसको पायरोफॉस्फेट या फिर हमारे डाइफॉस्फेट को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, जैसे कि ये हमारा साइटोसिन था, यहाँ पे हमारा क्या था और यहाँ पे हमारा कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, RNTP होगा, ठीक है। ये हमारी चेन ऐसे फर्दर प्रोसीड कर रही है ना। अब ये हमारा यहाँ पे क्या ऐड हो गया, गलती से यहाँ पे साइटोसिन ऐड हो गया। अब इसको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करते हैं कि ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा वो इसको यहाँ पे पायरोफॉस्फेट प्रोवाइड करवाएगा। अब पायरोफॉस्फेट अगर इसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा तो ये जो हमारे पायरोफॉस्फेट होंगे, ये जो हमारा एक फॉस्फेट बचा हुआ है इसके साथ जाके यहाँ पे बाइंड कर लेंगे और दोबारा से जो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड होगा, RNTP होगा, ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, जो हमारा OH हो जाएगा। तो दोबारा से ये किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होने के लिए तैयार हो जाएगा और हमारा यहाँ से फिर फर्दर, जैसे कि हमारा यहाँ पे एडेनिन था ना, तो इसके अपोजिट हमारा यहाँ पे थाइमिन को ऐड कर देंगे और वो थाइमिन हमारा क्या करेगा, इसके साथ आके बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो वो भी हमारा किस फॉर्म में होगा, ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ से हमारा डाइफॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। इस टाइप की हमारी जो एडिटिंग रहती है उसको हम क्या कहते हैं, पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग, जिसमें हमारे पायरोफॉस्फेट्स यूज हो रहे हैं। दूसरा टाइप होता है हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग। In hydrolytic editing, the polymerase backtracks by one or more nucleotide and cleave the RNA product, removing the error containing sequence. अब जो कि हमने पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग पढ़ी थी उसके अंदर तो क्या हो रहा था कि सिर्फ हमारा अगर एक ही बेस यहाँ पे ऐड हो गया गलती से तो हम उस एक बेस को यहाँ पे रिमूव कर देते थे और दोबारा से हमारी यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग होती है उसके अंदर क्या होगा कि हमारे मल्टीपल इनकरेक्ट बेस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए हमारी कौन सी एक्टिविटी रहेगी, हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग। ये हमारे जो हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग रहती है ये हमारे किससे एक्टिवेट होती है, इट इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रे फैक्टर which both enhance hydrolytic editing function and serve as elongation stimulating factor। अब जो ये हमारा ग्रे फैक्टर होता है ना, ये हमारे दो फंक्शन करता है। एक तो ये क्या करेगा, ये हमारी हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग में भी काम आएगा और साथ में ये इलोंगेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर की तरह भी काम कर रहा है, यानी कि इलोंगेशन प्रोसेस को ये प्रोसीड करवा रहा है, ठीक है। तो ये तो था हमारा इलोंगेशन। अब उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, the RNA strand is separated away from the DNA template. During this separation, transcription machinery also get separated from DNA template. अभी हमने जैसे बताया कि ये हमारा जैसे कि एक DNA स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, RNA की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पे जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, जो ये हमारा RNA स्ट्रैंड है ये यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम है या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगी, अब रिमूव हो जाती है। द डिसोसिएशन ऑफ इलोंगेशन पॉलीमरेज फ्रॉम डीएनए एंड रिलीज ऑफ आरएनए चेन इज ट्रिगर्ड बाय ए सीक्वेंस कॉल्ड टर्मिनेटर।
अब जो ये हमारे यहाँ पे टर्मिनेशन हो रही है ना, उसके लिए हमारे एक सीक्वेंस रहेगा जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। ठीक है, और ये जो हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है वो कहाँ पे मिलता है हमें, डीएनए के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारा जो टर्मिनेटर सीक्वेंस मिलेगा ना वो हमारे किसी के अंदर मिलेगा, डीएनए के अंदर। ठीक है, आरएनए के अंदर नहीं, डीएनए के अंदर मिलेगा। और जैसे हमारा यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगा डीएनए के अंदर, जैसे कि ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चल रही थी इनिशियली, ये हमारा यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस चल रहा था, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ जाता है टर्मिनेटर सीक्वेंस। और टर्मिनेटर सीक्वेंस जैसे ही आएगा तो हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होते ही जो हमारा ये चैन भी है ये भी हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाती है। इन प्रोकार्योट्स द टर्मिनेटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट मैनर, विच कोज टू टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। अब जो हमारे टर्मिनेटर सीक्वेंस होते हैं वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, पहला हमारा होता है रो डिपेंडेंट और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट। और इन्हीं के बेसिस पे ही हमारी जो टर्मिनेशन प्रोसेस रहती है वो दो टाइप की होती है, पहली होती है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरी होती है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। अगर हम पहले बात करते हैं यहाँ पे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की, इसमें क्या होता है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन हैव एन एलिमेंट कॉल्ड RUT साइट, रट साइट। ठीक है, और ये क्या होता है, RUT साइट का मतलब होता है यहाँ पे रो यूटिलाइजिंग साइट। ठीक है, यानी कि हमारी RUT साइट है ना, तो रट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रो यूटिलाइजिंग। तो क्या होता है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर हैव एन एलिमेंट RUT या फिर रट साइट विच रिक्वायर द रो फैक्टर टू परफॉर्म देयर फंक्शन। अब जो हमारे रो टर्मिनेटर रहते हैं, एक हमारे रो डिपेंडेंट थे, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर होंगे उनको यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर हैव एन एलिमेंट कॉल्ड RUT साइट विच रिक्वायर द रो फैक्टर टू परफॉर्म देयर फंक्शन। अब जो ये हमारे रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर रहेंगे, टर्मिनेटर क्या है, हमारे सीक्वेंस है कुछ। ठीक है, तो वे क्या होते हैं, उनके पास होती है एक RUT साइट। ठीक है, और RUT साइट का मतलब क्या होता है, ये होते हैं हमारे रो यूटिलाइजिंग साइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो ये हमारी रट साइट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, रो फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के टर्मिनेटर को हम क्या कहते हैं, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन या फिर रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, रो फैक्टर के ऊपर। रो फैक्टर हैज ATPase एक्टिविटी इज ए रिंग शेप प्रोटीन विद 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स एंड बाइंड टू ए सिंगल स्ट्रैंड RNA। अब जो हमारा ये रो फैक्टर होता है, जैसे कि ये हमारा DNA स्ट्रैंड है, यहाँ पे हमारी टर्मिनेटर है, और जो हमारा रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर रहता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा RUT साइट होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी एक RUT साइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा रो फैक्टर होगा वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा। अब रो फैक्टर क्या होता है, वो हमारे ATPase एक्टिविटी शो करता है, और साथ में ही वो हमारा एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होगा जिसकी की 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होंगी। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA के ऊपर। ठीक है, उसके बाद there are different explanation for the termination of transcription by row factor, these explanation are। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे RNA की सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, ये हमारा RNA है। अब जो हमारा DNA है, DNA के पास क्या है, रट साइट है। रट साइट क्या करेगी, यहाँ पे रो फैक्टर को रिक्रूट करेगी, और रो फैक्टर जो होगा वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करता है, वो करेगा RNA स्टैंड के ऊपर, और वो भी कौन से, सिंगल स्टैंड, यानी कि जो हमारा बेस पेड है वहां पे नहीं, बल्कि जो हमारा यहाँ पे सेपरेट हो चुका है ना RNA स्टैंड, वहां पे जाके हमारा जो रो फैक्टर होगा वो बाइंड करता है। ये हमारा रो फैक्टर हो गया। ठीक है, अब जो हमारा ये रो फैक्टर होता है, ये अब यहाँ पे क्या करवाएगा, इस प्रोसेस को स्टॉप करेगा, टर्मिनेशन करवाएगा प्रोसेस, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रही है। तो उसकी जो ये यहाँ पे मैकेनिज्म रहेगा उसके लिए हमारी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। तो पहले अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला होता है रो फैक्टर पुशेस पॉलीमरेज फॉरवर्ड रिलेटिव टू द DNA एंड RNA रिजल्टिंग इन द टर्मिनेशन। तो पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि जो हमारा यहाँ पे रो फैक्टर है, अब यहाँ पे अगर हमारा रो फैक्टर है तो यानी कि इसके आगे हमारा ये यहाँ पे एक हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो कि यहाँ पे RNA सिंथेसिस करवा रहा है। अब क्या है कि पहली एक्सप्लेनेशन हमारी यूं कह रही है कि जो हमारा ये रो फैक्टर है वो इस पॉलीमरेज एंजाइम को पुश करेगा आगे, और पुश करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा अभी स्ट्रैंड है, जो हमारी ये DNA और RNA का हाइब्रिड है अभी, तो ठीक है,
तो वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये हमारा हाइब्रिड है, अब जैसे ये इसको आगे पुश करेगा तो ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारे जो यहाँ पे बेस पेयर है वो हमारे पीछे रह जाएंगे, और क्योंकि ये हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा ये यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो पहले एक्सप्लेनेशन हमारी ये हो गई। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, रो पुल्स आरएनए आउट ऑफ पॉलीमरेज विच लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। अब जो हमारी पहली एक्सप्लेनेशन थी वो तो क्या कर रही थी कि आरएन जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है उसी को पुश कर रहा था, लेकिन सेकंड जो हमारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहती है वो कहती है कि जो हमारा यहाँ पे आरएनए है, अब आरएनए हमारा हमने जो बताया ना कि हमारा रो फैक्टर होता है वो कहाँ पे जाके बाइंड करता है, सिंगल स्टैंड के ऊपर, यानी कि कुछ हमारा आरएनए स्टैंड अभी भी कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे होगा। तो ये जो हमारा रो फैक्टर होता है वो क्या करता है, जो हमारे ये बेस पेड वाले आरएनए स्टैंड है इसको यहाँ से रोल आउट कर लेगा, ठीक है, पुश आउट कर लेगा, बाहर निकाल लेगा इसको, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमारा यूं क्या यूं यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। देन उसके बाद थर्ड एक्सप्लेनेशन, रो इंड्यूस ए कन्फर्मेशनल चेंज इन पॉलीमरेज विच कोज द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। अब जो हमारी थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहती है कि जो हमारा यहाँ पे रो फैक्टर बाइंड हुआ है वो इस पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंज करेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा या फिर डिटैच हो जाएगा डीएनए से, और ये अगर डिटैच हो जाएगा तो हमारी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी या फिर टर्मिनेट हो जाएगी। और जो ये हमारी थर्ड एक्सप्लेनेशन है कन्फर्मेशनल चेंज की, वही हमारी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड। अब उसके बाद है, रट साइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच ऑफ 40 न्यूक्लियोटाइड दैट डू नॉट फोल्ड इन ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड रिमेन अनफोल्डेड, दे आर आल्सो रिच इन सी रेजिड्यू। Row terminates only those transcripts that are found at the end of a gene or operand. In prokaryotes, transcription and translation process are strongly coupled. So, the synthesis of RNA will be translated as it gets formed. So, the RNA transcript that will be not translated indicate the completion of a gene and cause transcription termination by the row factor. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, और यहाँ से क्या होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। अब जो ये प्रोकारियोट्स होते हैं, प्रोकारियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन होती है और जो ट्रांसलेशन होगी वो हमारी स्ट्रॉन्गली कपल्ड प्रोसेस होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा आरएनए सिंथेसिस हो रहा है फर्दर ये हमारा किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ये आरएनए की सिंथेसिस है ये हमारी कंप्लीट भी नहीं होती, और उससे पहले ही जो हमारा ये आरएनए होगा वो हमारा ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर जाता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो इतना पोर्शन है अब ये हमारा ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका है, और जो हमारा ये बाकी का पोर्शन है ये क्या हो रहा है हमारा, अब अभी ट्रांसक्रिप्शन इसकी चल रही है। तो क्या होता है कि जितना भी हमारा यहाँ पे जीन सीक्वेंस होगा, जैसे कि हमारा जो जीन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, ठीक है, ये हमारा जो बाकी का रेड पोर्शन है ना थोड़ा सा, ये हमारा अभी भी बचा हुआ है, ये इसके साथ ही अभी। अब क्या होगा कि जैसे ये हमारा जो आरएनए सिंथेसिस हो रही है ये हमारा यहाँ से कंटिन्यू सेपरेट होता चला जाएगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा इस पोर्शन तक हमारी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, वो हमारा यूं का यूं ट्रांसलेशन के अंदर काम चला जाएगा, ठीक है, और जो हमारा ये बाकी का पोर्शन बचेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारा इतना तक का जो पोर्शन था वो तो हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन में काम आ गया, ठीक है, और जो हमारा बाकी का पोर्शन बच गया ये वाला, ये हमारा अभी भी कहाँ पे है, बाहर है। अब इसकी तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होनी नहीं है, क्यों नहीं होनी है, क्योंकि ये तो हमारा जो ट्रांसलेशन या फिर हमारा किसी पर्टिकुलर जीन को इनकोड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा कैसा रहेगा, सिंगल स्टैंड रहेगा। और जब ये हमारा सिंगल स्टैंड रहता है, ठीक है, तो वो हमारा जो रो फैक्टर होगा वो यहाँ पे आके बाइंड कर लेगा, और रो फैक्टर जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की यहाँ पे टर्मिनेशन करवा देता है, ठीक है। तो इसी से जो हमारा रो फैक्टर होता है ना उसको ये पता लगता है कि हमारा जो जीन है वो हमारा कंप्लीट उसकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे बन चुकी है, तो अब उसको यहाँ पे टर्मिनेट करने का टाइम आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक टर्मिनेटर बिकॉज दे डू नॉट नीड नो अदर फैक्टर टू वर्क। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमारा कौन सा है, रो इंडिपेंडेंट, यानी कि हमारा यहाँ पे कोई भी रो फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रो इंडिपेंडेंट, या फिर हम इसको इंट्रिंसिक टर्मिनेटर भी कहते हैं। अब इंट्रिंसिक टर्मिनेटर हम इसको क्यों कहते हैं वो हम आगे देखते हैं। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर कंसिस्ट ऑफ टू सीक्वेंस एलिमेंट, a short inverted repeats followed by a stretch of about 880 base pair. When polymerase transcript an inverted repeat sequence, the resulting RNA can form a stem loop structure, also called hairpin, by base pairing with itself.
अब उसका मतलब क्या है कि जो हमारा रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर होता है उसके अंदर हमारे दो सीक्वेंस एलिमेंट देखने को मिलते हैं हमें। पहला हमारा यहाँ पे होता है शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स और दूसरा यहाँ पे होता है 880 बेसिस का। तो जब हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड रिपीट्स का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब लूप लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे कि जो हमारा यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस हुई है उसके अंदर हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा ए हो गया, देन उसके बाद यू हो गया, देन उसके बाद जी हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये सीक्वेंस है आगे जाके इसके अंदर कौन कौन से बेसिस है, यहाँ पे हमारा सी हो गया, देन यहाँ पे ए और यहाँ पे हमारा हो गया यू। अब ये जो हमारे सीक्वेंस बेसिस होंगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या करेंगे, बेस पेयरिंग शो करेंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी और बीच में हमारे कुछ ऐसे भी बेसिस होंगे जो कि वहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कैसे मिलेंगे, हमें फ्री मिलेंगे। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, 880 बेसिस। अब 80 बेसिस के अंदर क्या होगा, जैसे कि ये हमारा टर्मिनेटर था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 80 बेसिस मिलेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे टी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट स्टैंड होगा उसके अंदर हमारे क्या मिलेंगे, एडेनिन मिलेंगे हमें, ठीक है। और वो भी हमारे कितने, टोटल 8। तो जो ये हमारे 8 एडेनिन है, ठीक है, ये हमारे 8 एडेनिन होंगे। अब ये अगर हमारे टेम्पलेट के अंदर है तो जो हमारा यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होगी उसके अंदर हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे यूरासिल होंगे 8, ठीक है, क्योंकि ए के अपोजिट यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें यूरासिल मिलेंगे आरएनए के अंदर। तो यहाँ पे हमारे 8 यूरासिल हो गए। और जो हमारा ये पहले लूप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था ऑलरेडी, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे एडेनिन है और इसके साथ हमारे जो आरएनए अटैच है वो हमारा कौन सा है, यूरासिल वाले। और जो हमारा एडेनिन और यूरासिल का बेस पेयर रहता है ये हमारा बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अगर हम सारे बेस पेयर देखें तो उनमें से सबसे वीकेस्ट जो हमारा बेस पेयर रहता है वो हमारा एडेनिन और यूरासिल का ही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा जो बहुत एडेनिन और यूरासिल का जो बेस पेयर है वो हमारा बहुत ज्यादा वीक होता है और ऑलरेडी यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर भी बन गई। तो जब हमारा यहाँ पे ये 8 यूरासिल आएंगे या फिर जो हमारे 8 हमारे यूरासिल और एडेनिन के बीच में जो बेस पेयर आएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग है, वो अब कैसी हो गई, बहुत ज्यादा वीक हो गई। और वीक होने की वजह से जो हमारा यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज हुआ है वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आगे बताया है, फॉर्मेशन ऑफ दिस हेयर पिन स्ट्रक्चर लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। और इस लूप लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। फॉर प्रॉपर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिस हेयर पिन मस्ट बी फॉलोड बाय एयू बेस पेयर। और अगर हमारी यहाँ पे टर्मिनेशन अच्छी तरीके से करवानी है तो उसके जो हमारा ये हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर है उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे एयू बेस पेयर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एडेनिन जो हो गए वो हमारे किससे है, डीएनए टेम्पलेट से, और जो यूरासिल हो गए वो हमारे किससे आएंगे, ट्रांसक्रिप्ट वाले, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के, ठीक है। दिस एयू बेस पेयर इज वीकेस्ट ऑफ ऑल बेस पेयर एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एयू बेस पेयर विल हेल्प द आरएनए टू रिडली डिसोसिएट फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड। ये अभी हमने बता दिया, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पूरी मशीनरी को दिखाया है कि जो हमारी प्रोसेस चलती है वो किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा डीएनए स्टैंड हो गया, ये हमारा पॉलीमरेज है और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहेगा तो यहाँ पे हमारा बीच में क्या मिलेंगे, हमें एक बबल मिलेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बबल हो जाता है डीएनए का, और जो जो हमारा बबल होगा इसके जो हमारे ये बेसिस होंगे वे हमारे कॉन्स्टेंट रहते हैं। अब क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये जो एंट्री साइट है, एंट्री साइट के थ्रू ये क्या होंगे, जो हमारा पॉलीमरेज है उसके अंदर एंट्री करेंगे और जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो यहाँ पे इसकी आरएनए की सिंथेसिस कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। और पीछे से जो इसका एग्जिट गेट रहेगा वहां से ये क्या होते रहेंगे, एग्जिट होते रहेंगे। तो यानी कि हमारे यहाँ पे दो टाइप के गेट होंगे, पहला हमारा यहाँ पे होगा आरएनए एग्जिट और दूसरा हमारा होता है यहाँ पे एनटीपी एंट्री। अब उसके बाद कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पीछे यहाँ पे मिसिंग रह गए थे, तो उनको एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है, द कॉन्सिस्ट सीक्वेंस फॉर द -35 रीजन इज 5 प्राइम टी टी जी ए सी ए 3 प्राइम, वाइल द -10 रीजन जिसको कि हम प्रिवनो बॉक्स भी कहते हैं उसके अंदर हमारा सीक्वेंस क्या होता है, 5 प्राइम टी ए ए टी, ठीक है, 3 प्राइम। अब यहाँ पे आपको ना डायरेक्शन याद रखनी है कि हमारे 5 प्राइम से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस ये आ रहा है। अगर हम 3 प्राइम से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा सीक्वेंस जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा फैक्टर रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ पॉलीमरेज कोर एंजाइम टू बाइंड टू द डीएनए नॉन स्पेसिफिकली। दिस फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हमने देखा था कि हमारा जो पॉलीमरेज होता है उसके अंदर हमारा एक कोर पॉलीमरेज होता है, ठीक है। कोर पॉलीमरेज के अंदर हमारे अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा साइट होते थे, ठीक है। और उसके साथ जो हमारा ये कोर पॉलीमरेज होगा इसके साथ हमारा जो सिग्मा प्रमोटर होगा
वो जाके बाइंड करता था, सॉरी जो हमारा सिग्मा फैक्टर होगा वो यहाँ पे जाके बाइंड करता था, जिससे कि हमारी किसकी सिंथेसिस हो रही थी, पॉलीमरेज होलो एंजाइम की। ठीक है, तो जो हमारा ये कोर एंजाइम है ना, यू नहीं है कि हमारा कोर एंजाइम डीएनए के ऊपर जाके बाइंड कर ही नहीं सकता, ये हमारा बाइंड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारा ये डीएनए हो गया तो ये यहाँ पे जाके बाइंड तो आराम से कर लेगा, लेकिन जो ये बाइंडिंग होगी ना वो हमारी नॉन स्पेसिफिक होगी। और हमने बताया था कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन होगी वो हमारी नॉन स्पेसिफिक नहीं होगी, ये मतलब यू नहीं है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारा पर्टिकुलर प्रोमोटर साइट से ही स्टार्ट होगा। तो जो हमारी ये कोर एंजाइम है या फिर जो हमारा कोर पॉलीमरेज है, वो हमारा नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करेगा डीएनए के साथ, और उसकी स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए या फिर जो हमारी ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, सिग्मा फैक्टर होंगे जो कि इनकी प्रॉपर स्पेसिफिक बाइंडिंग करवाएंगे। ठीक है, और जो हमारा ये सिग्मा फैक्टर होता है ये हमारा सिर्फ इनिशिएशन के अंदर ही काम आएगा, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के अंदर इसका कोई काम नहीं रहता। ठीक है, द सम ऑफ all the RNA molecule produced in a cell under a given set of condition is called cellular tryptophan. Two magnesium ions are required for the transcription process. These magnesium coordinate to the phosphate group of the incoming nucleotide triphosphates and to the 3 aspartate residue. अब जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है ना उसके अंदर हमारे दो मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस होंगे वे हमारे किस किस के साथ कोऑर्डिनेशन शो करेंगे, एक तो ये शो करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आरएनटीपी आएगा ना उसके जो फॉस्फेट ग्रुप होंगे। अब फॉस्फेट यहाँ पे कितने ग्रुप होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे। एक तो ये जो हमारा मैग्नीशियम आयन होगा वो हमारा करता है इन फॉस्फेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन। दूसरा ये किसके साथ करते हैं, ये करते हैं हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम आएगा ना, पॉलीमरेज एंजाइम के पास हमारे 3 एस्पार्टेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, एस्पार्टेट। ठीक है, तो ये हमारा जो मैग्नीशियम आयन होंगे ये इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन शो करेंगे। ठीक है, वन मैग्नीशियम आयन फैसिलिटेट अटैक बाय 3 hydroxyl group on a alpha phosphate of the NTP and the other magnesium ion facilitate displacement of the pyrophosphate. अब जो ये हमारे फॉस्फेट मैग्नीशियम आयन होंगे, सॉरी, ये क्या करते हैं, जो हमने बताया ना कि हमारे जो आरएनटीपी होते हैं उसके अंदर हमारे टोटल कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होंगे। तो जो ये हमारे मैग्नीशियम आयंस होंगे इनमें से एक मैग्नीशियम आयन तो हमारा यहाँ पे क्या करता है, जो हमारे ये पायरोफॉस्फेट है जिनका यहाँ से रिमूवल होना है उनके साथ यहाँ पे बाइंडिंग करेगा और इनके जो रिमूवल होना है उसको यहाँ पे इनहेंस करेगा। और जो हमारा दूसरा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन होगा, अब एक मैग्नीशियम आयन तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो दूसरा जो मैग्नीशियम आयन होता है वो क्या करता है, जो हमारा नेक्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड आएगा, एक तो हमारा ये राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी है। ठीक है, और एक हमारा जो ऑलरेडी चैन के अंदर लगा हुआ है आरएनटीपी, ठीक है, या फिर हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो दूसरा मैग्नीशियम होगा वो जाके इसका जो OH ग्रुप होगा, अब ये हमारा ऑलरेडी चैन के अंदर है तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो एंड फ्री होगा वो कौन सा होगा, 3OH। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम आयन होता है ये हमारा जाके इस OH के साथ बाइंडिंग शो करेगा। अब एक एम जो मैग्नीशियम था उसने तो क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पायरोफॉस्फेट है उनको रिमूव कर दिया, और एक जो दूसरा हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, जो हमारा यहाँ पे 3OH फ्री है उसको यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पायरोफॉस्फेट रिमूव होंगे तो ये दोनों जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होंगे वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब उसके बाद नॉन टेम्पलेट स्टैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिंग स्टैंड वाइल द टेम्पलेट स्टैंड इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्टैंड। अब क्या है कि जो हमारे टेम्पलेट स्टैंड होता है उसके तो हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड। अब जैसे कि ये हमारा डीएनए स्टैंड है, ठीक है, इनमें से एक हमारा हो जाता है यहाँ पे टेम्पलेट और एक हमारा हो गया नॉन टेम्पलेट। अब इनसे क्या होगी, यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है वहां से हमारी आरएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा यहाँ पे आरएनए का सीक्वेंस होगा, जैसे कि टेम्पलेट पे अगर हमारा यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे हमारा साइटोसिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, तो जो हमारा आरएनए होगा इसके अंदर सीक्वेंस कैसे होंगे, साइटोसिन, यहाँ पे हमारा ग्वानिन, यहाँ पे हमारा एडेनिन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरासिल हो गया। अब अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें तो वो हमारा किसके साथ मैच करेगा, वो हमारा करता है नॉन कोड टेम्पलेट के साथ। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे टेम्पलेट है तो वो तो हमारा इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या होगा, साइटोसिन, ग्वानिन, और ये जो हमारा यहाँ पे थाइमिन है इसके अपोजिट यहाँ पे यूरास एडेनिन, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा थाइमिन। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस को देखें तो वो हमारा जो आरएनए का सीक्वेंस है वो किसके साथ मैच कर रहा है, नॉन टेम्पलेट के साथ। तो इसीलिए जो हमारा नॉन टेम्पलेट होता है उसको हम कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं या फिर कोडिंग स्टैंड भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होता है वो हमारा किसके साथ मैच करता है, जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज होगा। द प्रोटीन NUSA binds to the elongating RNA polymerase, and when transcription is complete, NUSA dissociate from the enzyme and RNA polymerase dissociate from the DNA.
अब जो हमारा इलोंगेशन प्रोसेस चल रही थी, इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारा सिग्मा फैक्टर होता है ना, वो तो हमारे यहाँ से रिमूव हो गया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कौन कर लेता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा NUS प्रोटीन, ठीक है। और ये जो हमारा NUS प्रोटीन होगा, ये जब तक यहाँ पे इलोंगेशन स्टेज चलेगी तो तब तक ये पॉलीमरेज के साथ बाइंड रहेगा, और जैसे ही टर्मिनेशन स्टेज आएगी तब ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और रिमूव होने के बाद हमारा जो पॉलीमरेज होगा वो भी वहां जो हमारा टेम्पलेट है वहां से रिमूव हो जाएगा। और अब क्योंकि हमारे यहाँ पे NUS जो प्रोटीन रहेगा वो हमारा रिमूव हो चुका है, तो जैसे ही हमारा जो पॉलीमरेज होगा वो फ्री होगा, तो हमारा जो सिग्मा फैक्टर होगा वो दोबारा से जाके पॉलीमरेज के साथ बाइंडिंग शो करेगा, और वो फर्दर दोबारा से RNA की सिंथेसिस स्टार्ट कर लेगा। देन उसके बाद है यहाँ पे जो हमारे सिग्मा फैक्टर रहते हैं ना, उसके हमारे अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो हमने जो सिग्मा 70 पढ़ा था वो हमारा मेजर टाइप रहता है। तो जो हमारा सिग्मा 70 होता है वो किसके लिए काम करता है, हाउस कीपिंग जीन्स की RNA सिंथेसिस के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है सिग्मा 54 जो कि मॉड्यूलेशन ऑफ सेलुलर नाइट्रोजन लेवल के लिए काम करेगा। देन उसके बाद है यहाँ पे सिग्मा 38 जो कि स्टेशनरी फेज जीन्स के लिए, सिग्मा 32 जो कि हीट शॉक जीन्स के लिए होगा, सिग्मा 28 ये किसके लिए होता है, फ्लैजेला एंड कीमोटेक्सिस जीन्स के लिए। देन उसके बाद है यहाँ पे सिग्मा 24 जो कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फंक्शन जैसे कि सम हीट शॉक फंक्शंस के लिए होगा, और एक हमारा होता है यहाँ पे सिग्मा 18 जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्मिक फंक्शन इंक्लूडिंग फेरिक सीट्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए काम आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूकारियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।